हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें और दूंगा इनके जवाब। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक पहले देख लीजिएगा और उसके बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पोस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट संडे में वीडियो बनाने से पहले इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन से आपके सवालों को पिक करूंगा। सो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे से बढ़िया बढ़िया से कमेंट्स और देता हूं उनके जवाब। अरे हाँ, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाना, जो चीज काम की लगे उसे नोट जरूर कर लेना। पहला कमेंट मैंने पिक किया है कार्तिक मिश्रा का। लिखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंश्योर एंड एंश्योर। इंश्योर और एंश्योर में क्या फर्क होता है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। मेरा सवाल पिक कर लीजिए। कर लिया जी। एक है आई वाला इंश्योर और एक है ई वाला इंश्योर। दोनों में क्या फर्क होता है? तो मैं बताता हूं। दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है भरोसा दिलाना, लेकिन ये जो आई वाला है इसमें गारंटी के साथ भरोसा दिलाना, और ये जो ई वाला है इसमें बस भरोसा दिलाना, गारंटी वारंटी नहीं है। अब जैसे कि आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया तो इसका मतलब इंश्योर कर दिया कंपनी ने कि कोई डैमेज होता है या कोई भी बात होती है तो हम पैसा देंगे। तो ये क्या है? गारंटी। ऐसा तो नहीं कंपनी मना कर देगी नहीं वो हमने झूठ बोला था। तो वहां पर इंश्योरेंस शब्द इसलिए इस्तेमाल होता है, वो इंश्योर से ही निकला है। सो वहां पर ऐसा भरोसा दिलाए जिसकी गारंटी है। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि ये मोबाइल अगर टूट गया तो हम आपको दूसरा देंगे। तो इंश्योर शब्द से क्या हुआ? गारंटी है, 100% पक्का मिलेगा, डोंट वरी, हमारी कंडीशंस पर अगर आप खड़े उतरते हैं तो मिलेगा। और एंश्योर का मतलब होता है बस भरोसा दिलाना, गारंटी नहीं है। अरे मैं इंश्योर करता हूं तुम्हें, तुम पास हो जाओगे, तो यहां पे गारंटी थोड़ी दे रहा हूं, क्या पता फेल हो जाओ। मैं तो बस तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रहा हूं कि तुम जो है परेशान ना हो। तो यहां पर इंश्योर हो गया। पापा ने मुझे इंश्योर किया है कि बर्थडे पे मुझे एक बाइक दिलाएंगे। तो पापा ने इंश्योर किया है बर्थडे पे बाइक दिलाएंगे, इंश्योर नहीं किया, आई वाला नहीं किया, इंश्योर किया है। तो इसका मतलब है वादा किया है लेकिन गारंटी नहीं दी। क्या पता लॉकडाउन है, काम वाम हल्का चल रहा हो, ना दिलाए, तो ऐसी कंडीशन में ई वाला यूज करेंगे। अगर पापा ने इंश्योर कर दिया तो इसका मतलब पैसे वैसे अलग रख दिए बिल्कुल लॉक करके कि भैया गाड़ी दिलाएंगे दिलाएंगे, गारंटी है। तो यह फर्क होता है इंश्योर और एंश्योर में। अगला सवाल पूछा है सुभाष जी ने। लिखते हैं सर जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कितनी खूबसूरत मॉर्निंग आपने बना दी है बोल के। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है व्हाट डिफरेंस इन बोथ कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव। कॉस्टली और एक्सपेंसिव में क्या फर्क होता है? प्लीज टेल मी सर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपने पूछा है। कॉस्टली और एक्सपेंसिव, देखिए अगर हम डिक्शनरी तलाशें या फिर गूगल पर सर्च करें तो मोस्टली एक ही जैसा उसका आंसर मिलेगा गूगल ट्रांसलेट में भी, कि कॉस्टली का मतलब भी होता है महंगा, एक्सपेंसिव का मतलब भी होता है महंगा। लेकिन अब फर्क समझिए। देखिए अगर कोई चीज आपको देखने में महंगी लग रही है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सस्ती हो सकती थी, तो वहां पे महंगी के लिए कॉस्टली यूज करेंगे। और कोई चीज वाकई में महंगी है, मतलब वो सस्ती मिलती नहीं है, उसकी कीमत ही इतनी है, तो वहां पर एक्सपेंसिव यूज करेंगे। मैंने कहा भाई ये सैमसंग का मैंने मोबाइल लिया है 12,000 का, तो आप कह रहे सर इट्स वेरी कॉस्टली, है तो बहुत महंगा है, मतलब आपकी नजरों में ये और सस्ता हो सकता था। मैंने कहा ये सोने की अंगूठी ली है मैंने 20,000 की, तो आप कह रहे हो सर इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो आप ये थोड़ी कहना नहीं तो ये तो सस्ती मिल जाती है हमारे भाई की दुकान पे, कैसे हो सकता है? गोल्ड का रेट तो एक ही है ना हर जगह। तो जहां पे आपको लगता है कि वो चीज वाकई में महंगी है, आईफोन 1 लाख रुपए का है, अरे सर वेरी एक्सपेंसिव फोन। अब एक्सपेंसिव क्यों कहा? क्योंकि उसकी कीमत ही यही है, वो इससे सस्ता मिलेगा ही नहीं, तो वहां पर एक्सपेंसिव। और मैं कोई भी चीज आपको दिखाऊं, टमाटर लाया हूं जी, ये देखो मैं 10 रुपए किलो, तो सॉरी मिल भी नहीं रहे, मान लो एग्जांपल, जैसे कि मैं 50 रुपए किलो लेके आया हूं, तो आपने कहा सर वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे। तो यहां पर कॉस्टली क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सस्ते भी मिल सकते हैं। तो जहां पर आपको चीज को देखकर लगे कि ये प्राइस बहुत हाई है लेकिन ये सस्ता भी मिल सकता है, तो वहां पर कॉस्टली यूज करेंगे। और जिसको देखकर लगे नहीं यार ये तो BMW है भाई, एक्सपेंसिव चीज है, तो ये फर्क होता है कॉस्टली और एक्सपेंसिव में। अगला सवाल पूछा है नंद किशोर जी ने। लिखते हैं हेलो सर, हाय नंद किशोर जी। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है हाउ टू से, कि कैसे कहेंगे कराना इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे कहेंगे कराना? कराना मींस कैन बी एनी वर्क। प्लीज 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 पिक माय क्वेश्चन। देखिए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये। कराना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। एक तो होता है खाली कराना और एक होता है कोई काम कराना, जैसे कि खाना पकवाना, बर्तन धुलवाना, झूठ बुलवाना, सच बुलवाना, ये काम करवाना। अगर खाली कराना की बात करें तो आप कह सकते हैं मेक डू। मेक डू किसी भी वर्ब के आगे अगर मेक लगा देते हैं तो वहां पर सेंस कराने का बन जाता है। तो डू माने करना, मेक डू कराना। हंसाना, अब कोई और काम कराना, मेक लाफ। बुलवाना, मेक कॉल। झूठ बुलवाना, मेक टेल अ लाई। सच बुलवाना, मेक स्पीक ट्रुथ या मेक टेल ट्रुथ। तो आप इस तरीके से मेक लगाकर वहां कर सकते हैं। वह मुझे बुलवा रहा है, ही इज मेकिंग मी कॉल। अब बुला रहा है तो कॉलिंग में, बुला नहीं रहा, बुलवा रहा है, तो आप मेक लगाकर कोई भी काम कर सकते हैं। ये मैंने एक मोटा मोटा आपको बता दिया, बाकी और कई और तरीके हो सकते हैं, मैं किसी एक स्पेशल वीडियो में आपको ये सारी चीजें जरूर बताऊंगा। अगला सवाल पूछा है विश्व दीपक जी ने। लिखते हैं सर प्लीज टेल मी मीनिंग ऑफ टैक्सिंग फॉर टेक ऑफ। टैक्सिंग फॉर टेक ऑफ का क्या मतलब होता है? देखिए ये जो लाइन है ये जरूर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई आपने सुनी है। आपने खाली इतना फ्रेज लिखा, लेकिन मैं फ्री बता देता हूं क्योंकि टेक ऑफ शब्द यूज किया तो ऑब्वियसली वो एयरक्राफ्ट से ही जुड़ा हुआ होगा, हवाई जहाज से। टैक्सिंग पहले किसे कहते हैं? टैक्सिंग किसे कहते हैं? टैक्सिंग कहते हैं हवाई जहाज जब जमीन
जमीन पर चलता है, पहियों पर चलता है, उसको टैक्सिंग बोलते हैं, यानी कि उस वक्त टैक्सिंग कर रहा होता है। पहियों पर कब चलता है? जैसे कि टर्मिनल से निकल के वो रनवे की तरफ जब जाता है तो ये थोड़ी टर्मिनल से सीधा ही हवा में चला जाता है, एक दौड़ता है या चलता है या वो एक स्पेसिफिक प्लेस पर जाता है जहां से वो उड़ने के लिए तैयार होता है। तो पहियों पर जब चलता है तो टैक्सिंग करता है। तो टैक्सिंग फॉर टेक ऑफ, अब टैक्सिंग तो समझ लिया, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ना, ठीक है। तो टैक्सिंग फॉर टेक ऑफ यानी उड़ने के लिए पहले जमीन पर चलने की तैयारी करना, तो ये वहां से शब्द निकला है। अगला सवाल पूछा है नितिन गुप्ता जी ने, लिखते हैं वन डिफरेंस बिटवीन रिसाइट, रीड, स्टडी एंड परस्यू में मस्ट टेक दिस क्वेश्चन। वाओ, 4 इन्होंने वर्ड्स पूछे हैं और चारों में इन्होंने फर्क पूछा है। तो चलिए बताता हूं एक एक करके। बात करते हैं स्टडी की और परस्यू की, दोनों चीजों की बात करते हैं। पहले स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, यानी किसी स्पेशल कोर्स की जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई, आर्ट्स की पढ़ाई या किसी भी चीज को, उसको स्टडी बोलते हैं। और जब आप किसी कोर्स के बारे में बताते हैं कि मैं ये कोर्स कर रहा हूं, वहां पर परस्यू शब्द यूज होता है। आई एम परस्यूइंग बीए, आई एम परस्यूइंग बीकॉम, वहां पर परस्यू यूज होता है। और स्टडी मतलब जब किसी सब्जेक्ट की बात बताते हैं कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, स्टडिंग मैथ्स, मैं साइंस पढ़ रहा हूं, स्टडिंग साइंस, तो सब्जेक्ट बताएं तो स्टडी और कोर्स बताएं तो परस्यू। अब यहां पे दोनों का मतलब होगा पढ़ाई करना, ठीक है। अब बात करते हैं रीड की। रीड का मतलब होता है पढ़ना, सिर्फ पढ़ाई करना नहीं, सिर्फ पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, किताब पढ़ना, कोई चीज लेटर वगैरह पढ़ना। अब वहां पर हम उसकी पढ़ाई थोड़ी कर, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं थोड़ी पढ़ाई, तो इसका एग्जाम थोड़ी देना न्यूज़पेपर का, तो वहां पर हम रीड करेंगे, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। और बात करें रिसाइट की, तो रिसाइट का मतलब होता है जोर जोर से पढ़ना, उच्चारण करके पढ़ना। यह खास तौर पर यूज होता है धार्मिक शब्दों का उच्चारण करना, जैसे कि गीता पढ़ना, कुरान पढ़ना, बाइबल पढ़ना, यानी आप शब्दों का उच्चारण करके जोर जोर से पढ़ रहे हैं, हल्की आवाज में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप गुनगुना कर, मतलब गुनगुना कर नहीं कहेंगे, एक धार्मिक तरीके से, जो आप मेरे शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए, उस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर रिसाइट का यूज होगा। अगला सवाल पूछा है सुनील सवांसी ने, लिखा है सर व्हाट इज करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा करेक्ट है? इट्स अ पेन and this is a pen and why, please sir explain it and this use, thank you, you never can pick my question। wow, लेकिन पिक कर लिया, देखो I can pick your question। आपने पूछा, 2 सेंटेंसेस दिए, एक है it's a pen यानी it is a pen और दूसरा है this is a pen, इनमें से कौन सा करेक्ट? और आपने ये भी कहा it और this का फर्क बताओ। देखिए फर्क के लिए तो एक लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी, उस पर चर्चा करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, फिलहाल इन दोनों सेंटेंसेस को ले लेते हैं। आप दोनों ही करेक्ट हैं, इसमें इनकरेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। अगर आपके पेन एकदम पास है, इतना पास कि आप उसे हाथ में लेकर बताएं कि यह एक पेन है, दोनों का हिंदी में मतलब होता है यह एक पेन है, लेकिन आप हाथ में लेकर बताएं, उसे टच कर कर बताएं यह एक पेन है, ये जो है एक पेन है। सो यहां पे दिस वाला यूज करेंगे जो बिल्कुल क्लोज है आपके, दिस इज अ पेन। और अगर पेन कहीं दूर पड़ा हुआ है या उसकी शेडो है या उसकी तस्वीर है या लैपटॉप या मोबाइल में उसकी पिक्चर है, तो वहां पर इट का यूज करेंगे, इट्स अ पेन, ये एक पेन है। और जहां हाथ में लेकर करें दिस इज अ पेन। अगला सवाल पूछा है रंजन जी ने, लिखते हैं हेलो सर आई एम बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। रंजन जी, मैं आपका, आप जितने बड़े हैं उससे भी बड़ा मैं फैन हूं, क्योंकि आपकी वजह से आई एम सरताज सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा सवाल ये है कि वी ऑल आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं, जब वी मीन्स होता ही है हम सब, तो वहां ऑल का यूज क्यों हुआ है? थैंक यू सर। अच्छा, आपने सवाल बढ़िया पूछा। आपने कहा है वी ऑल आर इंडियन, इसमें वी ऑल आर इंडियन, हम सब इंडियन है, जब वी का मतलब ही हम सब होता है, तो आपने तो यहां पे ऑल क्यों लगा? किसने कहा वी का मतलब हम सब होता है? वी का मतलब सिर्फ होता है हम, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं, मतलब आप एक सेंस निकाल सकते हैं हम सब, यूनिटी नहीं दिख रही है, लेकिन वहां हम में 2 लोग भी हो सकते हैं, वहां हम में 4 लोग भी हो सकते हैं, तो यूनिटी दिखाने के लिए, यानी बहुत सारे लोगों का कलेक्शन दिखाने के लिए ऑल का यूज होगा। आप वी के साथ अलग अलग एडवर्ब्स का यूज कर सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए, हम सब वी ऑल, हम दोनों वी बोथ या बोथ ऑफ अस, हम तीनों वी 3, हम चारों वी 4, तो ये सारे तो लगाने पड़ेंगे आपको। खाली वी आर इंडिया, हम इंडियन है, तो वी कौन? अब इसमें आपके बराबर वाला और आप, या आप मुझे बोल रहे हैं मैं और आप, तो 2-3 ही नजर आ रहे हैं। अब यूनिटी दिखाने के लिए तो ऑल लगाना पड़ेगा। अगला सवाल पूछा है राघव जी ने, लिखते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बिग चीज? आई साउंडेड दिस वर्ड फ्रॉम माई बुक, मेरे ये किताब में अपनी देखा सुना है मेनी टाइम्स, बहुत बार। प्लीज पिक माई क्वेश्चन सर। बहुत बढ़िया सवाल, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक की। ये अ बिग चीज नहीं होता भाई, ये होता है अ बिग चीज, BID नहीं BIG होता है, बड़ा पनीर या बड़ी चीज, बड़ी चीज। अरे वाह, तो मीनिंग भी निकल गई इसकी। बिग चीज का मतलब होता है धुरंधर, यानी कोई बॉस, यानी किसी चीज में स्पेशलिस्ट, उसे बिग चीज कहते हैं। जैसे मुझे कहना है विराट कोहली जो है भैया क्रिकेट में धुरंधर है, बड़ी चीज है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं विराट कोहली इज अ बिग चीज इन क्रिकेट,
तो हम इंडियंस तो मजे ले लेंगे, बिग भैया बहुत बिग चीज है वो तो अब बाकी फॉरेनर्स के लिए वो चीज हो गया। तो इसका मतलब होता है धुरंधर। अगला सवाल पूछा है राम सिंह जी ने, लिखते हैं डिफरेंस अमंग फाइट, बैटल एंड वॉर, प्लीज टेल मी सर। मुझे बताइए फाइट, बैटल और वॉर में क्या फर्क होता है। तीनों का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध, जंग, लेकिन फर्क समझिए। फाइट की अगर बात करें तो मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई जिसमें घुसन ढुसन हो जाए, 2 आदमियों में, 4 आदमियों में, 1-2 ग्रुप में लड़ाई हो गई तो फाइट हो गई वो। अगर बात करें बड़े लेवल की यानी कि 2 देशों के बीच की जो लड़ाई है तो उसे वॉर कहते हैं। लेकिन अगर बात करें आमने सामने की जंग को, जिसमें सैनिक, जल सेना, वायु सेना या थल सेना जो है वो आमने सामने है, उसे बैटल कहते हैं। अब फाइट तो एक तरफ हो गया, तो छोटी मोटी लड़ाई को कहते हैं, हाथ पैर चला, घूसा घूसा मारने को। लेकिन वॉर और बैटल को और नजदीक से समझते हैं। देखिए बैटल फिर से बताता हूं, जब आमने सामने की बिल्कुल लड़ाई होती है, जब युद्ध कर रहे होते हैं फौजी जो होते हैं, तो वहां पे वो बैटल होती है। और फौजी किसके लिए युद्ध कर रहे थे? अपने देश के लिए दूसरे देश से, तो उन देशों के बीच हम क्या कहेंगे? वॉर कहेंगे। वॉर के अंदर क्या होता है कि सारे लोग आ जाते हैं कि सब लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में लड़ नहीं रहे होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हो रहा है, तो इंडिया में मैं भी आता हूं, चाइना में कोई और चिंगपोंग आएगा, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं भी जाके बॉर्डर पे लड़ रहा हूं। मैं यहां पर अपने स्टूडियो में, लेकिन हमारे मुल्कों के बीच, हमारे देशों के बीच युद्ध हो रहा है। एग्जाम्पल है बस ये, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ? ये वॉर है, यानी कि सिर्फ देशों के नाम बताए गए हैं। इसमें स्टेट्स के नाम भी आप बता सकते हैं, 2 स्टेट्स के बीच जंग हो रही है, या इसमें आप 2 जो है और छोटी जगहों के नाम बता सकते हैं, ये हो गई। लेकिन जब बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाकर देखेंगे कि एक्चुअली में लड़ाई किसके बीच हो रही है, तो सैनिक लड़ रहे हैं वहां पे एक्चुअली में, तो वो बैटल है। उन दोनों के बीच क्या हो रही है? बैटल हो रही है, वो ग्राउंड से हो रही है, बिल्कुल बैटल ग्राउंड। अच्छा, पबजी याद आ गया। अगला सवाल पूछा है त्रिलोक वर्मा जी ने, लिखते हैं हेलो सर। हाय त्रिलोक जी, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? तुमने घोर पाप किया है। अच्छा चलिए इसको बनाते हैं। तुमने घोर पाप किया है, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, गुनाह को इंग्लिश में सिन बोलते हैं, सिन। और घोर पाप यानी कि बड़े गुनाह को अंग्रेजी में बिग सिन बोलते हैं, और गुनाह करने को अंग्रेजी में कमिट द सिन बोलते हैं, कमिट द सिन। कमिट माने करना, वैसे डू माने करना होता है, लेकिन गुनाह की, पाप की अगर बात हो तो कमिट लगाएंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस की। तुमने घोर पाप किया है, आ है, ई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज में बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कमिट का कमिटेड हो जाएगा, तो हो जाएगा यू हैव कमिटेड अ बिग सिन, यू हैव कमिटेड अ बिग सिन। अब यू हैव, तुमने यू हैव कमिटेड, तुमने किया है, अ बिग सिन, घोर पाप, बड़ा गुनाह। अगला सवाल पूछा है विश्वकर्मा जी ने, लिखते हैं सर व्हाई डू वी से हम क्यों कहते हैं स्पोकन इंग्लिश? व्हाई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश और स्पीक इंग्लिश? प्लीज सेलेक्ट माय क्वेश्चन। बढ़िया सवाल आपने पूछा, स्पोकन इंग्लिश क्यों कहते हैं? स्पोकन इंग्लिश की क्लास हो रही है, स्पोकन इंग्लिश का इंस्टीट्यूट है, स्पोकन इंग्लिश के सर जी हैं ये, तो स्पीकिंग इंग्लिश क्यों नहीं कहते या स्पीक इंग्लिश क्यों नहीं कहते? वो इसलिए नहीं कहते कि आपके जो सोचने का नजरिया है वो आप ये सोच रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब है स्पीक की थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ये थर्ड फॉर्म क्यों लग रही है? एक्चुअली में वहां थर्ड फॉर्म वाला लॉजिक नहीं है, वो बस एक फ्रेज है स्पोकन इंग्लिश, वहां पर फॉर्म वॉर्म से कोई मतलब नहीं है। और उस फ्रेज का मतलब होता है बोलचाल वाली इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश मतलब बोलचाल वाली इंग्लिश। मुझे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है, मुझे बोलचाल वाली इंग्लिश का कोर्स करना है, स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, यहां बोलचाल वाली इंग्लिश सिखाई जाती है। अब स्पीकिंग इंग्लिश या स्पीक इंग्लिश ये वर्ब हो गई, तो ये लॉजिक जब बनेगा जब आप टेंस में यूज करेंगे। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। ही स्पोक इंग्लिश, उसने अंग्रेजी बोली। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूं। तो ये वर्ब हो गई, ये अलग अलग टेंसेज में यूज होंगे। लेकिन इंग्लिश बोलचाल सीखनी है, बातचीत सीखनी है, तो वो स्पोकन इंग्लिश ही बोला जाता है। तो स्पोकन इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी बोलचाल। अगला सवाल पूछा है राहिल सैफी जी ने, लिखते हैं सर आजकल न्यूज में और पेपर में स्लॉट शब्द ज्यादा यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? स्लॉट का मतलब होता है जगह, स्पेस, जगह। अब कहीं पर भी आप अपनी जगह जब बुक करते हैं तो यानी कि वो स्लॉट बुक करते हैं। ट्रेन में आपको टिकट बुक करनी है तो क्या मतलब? स्लॉट बुक कर लिया। वैक्सीन लगवानी है, आप ऑनलाइन आप बुकिंग कर रहे हैं तो वहां पर स्लॉट ढूंढ रहे हैं, यानी कहां पर जगह है, स्पेस है, कहां पर मैं वैक्सीन जल्दी लगवा सकता हूं। अब मान लो कि बुकिंग फुल है, नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब स्लॉट खाली नहीं है। तो किसी भी चीज में जब आप अपनी जगह बुक करते हैं या जगह तलाशते हैं तो वो स्लॉट है। इसके अंदर सिम जा डलती है, वो सिम का स्लॉट है। टीवी के ये जो ड्रॉर है आप इसे स्लॉट कह सकते हैं, जगह है, इसके अंदर हम सामान रख सकते हैं। तो कोई भी जगह जहां पर अब कुछ रखा जाए या फिर वर्चुअली, जैसे कि ऑनलाइन जगह हो जहां हम कुछ रख थोड़ी सकते हैं, अपनी बुकिंग कर सकते हैं, वो जगह है हमारी, तो वहां वो उसे अंग्रेजी में स्लॉट कहते हैं। अगला सवाल पूछा है दीपक जी ने, लिखते हैं अंग्रेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बड़ा जबरदस्त सवाल है ये। अगर आप देखो किसी से पूछो अंग्रेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा फॉरेनर, फॉरेनर कहते हैं। नहीं जी नहीं, फॉरेनर नहीं कहते। फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी। अब वो नेपाल वाले भी हमारे लिए विदेशी हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका,
चाइना, तो ये सब आ जाए, इन्हें भी हम फॉरेनर ही कहेंगे और उनके लिए हम फॉरेनर हैं। तो फॉरेनर का मतलब अंग्रेज नहीं होता। अब देखिए, आप कहेंगे अमेरिकन अंग्रेज होते हैं, वो भी नहीं होते, वो अमेरिकन होते हैं, उन्हें अमेरिकन यूएस पीपल बोलते हैं, तो वो भी अंग्रेज है। अब ये अंग्रेज शब्द आया कहां से? तो अंग्रेज शब्द, अंग्रेज बोलते हैं ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को, क्योंकि वहां की जो मूल भाषा है, नेटिव लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश, और इंग्लिश लैंड है वो, तो इसलिए उसे इंग्लैंड कहा जाता है। इंग्लिश लैंड, अंग्रेजों की जमीन, तो इंग्लैंड शब्द वहां से निकला। अब बात आती है अंग्रेज की, तो अंग्रेज को अंग्रेजी में इंग्लिश मैन या इंग्लिश पीपल कहा जाता है। इंग्लिश मैन या इंग्लिश पीपल। एक और चीज आपको बताऊं, आपने पुरानी फिल्में या नहीं ले लो, जो हमारी देश के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर, इंडिया के ऊपर बनी होती है, जिसमें ब्रिटिश राज दिखाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजों को क्या पुकारते हैं? गोरे। भाई गोरे आ गए, गोरों ने कब्जा कर लिया देश पर। तो ये सिर्फ इंडियंस ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को, इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को गोरे ही कहती है। इसीलिए वो गोरे मतलब हिंदी में हम कहते हैं, लेकिन सब क्या कहते हैं? व्हाइट्स। व्हाइट्स बोलते हैं, जी हाँ बिल्कुल। यानी आप अमेरिका में जाकर कहेंगे कि दे आर व्हाइट्स, तो इसका मतलब ये नहीं होगा वो सफेद है, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि वो ब्रिटेन में रहने वाले लोग हैं। वहां अब पूरी दुनिया व्हाइट्स कहती है। तो आप अंग्रेज को इंग्लिश पर्सन, इंग्लिश मैन या इंग्लिश पीपल कह सकते हैं लोगों को, या फिर आप व्हाइट्स कह सकते हैं। व्हाइट्स, गोरे लोग, अंग्रेज। तो गोरे तो अमेरिकन भी होते हैं, कनेडियन भी होते हैं, लेकिन व्हाइट्स सिर्फ इंग्लैंड वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है पूरी दुनिया में। तो ये थी आज की संडे वाली क्लास। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी इंग्लिश के बारे में। अगर आप चाहते हैं मैं आपके सवालों को पिक करूं, तो आप जाइए इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पोस्ट कर दीजिए। अगले हफ्ते में वीडियो बनाने से पहले इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को चेक करूंगा और आपके सवालों को पिक करूंगा। मेरा एक दूसरा चैनल है सरताज स्टोरी, जिसमें मैं व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूं। आप जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को हो सके तो आप शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, प्रोफाइल पे, जहां आप लगाना चाहें। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।